नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरे जंगल में आग लगा सकती है? कुछ ऐसी ही कहानी है भारत के स्वतंत्रता संग्राम की। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे विरोध की कुछ दबी दबी सी आवाजें एक होकर एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गई। ये सिर्फ इतिहास के पन्ने नहीं है, ये एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा मोड़ आता है जब लोगों का गुस्सा सिर्फ शिकायत न रहकर एक मकसद बन जाता है, एक संगठित आंदोलन का रूप ले लेता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं भारत की आज़ादी की कहानी में। देखिए इस तस्वीर को। ये सिर्फ एक भीड़ नहीं है, ये नतीजा है दशकों के संघर्ष का, अनगिनत कुर्बानियों का और एक मजबूत संगठन का। तो चलिए इस यात्रा को बिल्कुल शुरू से समझते हैं कि आखिर ये आंदोलन इस मुकाम तक पहुंचा कैसे। आज के हमारे सफर के पड़ाव होंगे राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी, फिर कांग्रेस का उदारवादी दौर, उसके बाद स्वराज की मांग, और फिर देखेंगे कि कैसे गांधी जी के आने से ये एक जन आंदोलन बना, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक था दांडी मार्च। तो कहानी शुरू होती है राष्ट्रवाद की उस पहली चिंगारी से। ये वो दौर था जब भारतीयों के मन में गुस्सा तो भर रहा था, पर उनकी आवाज बिखरी हुई थी, कोई एक मंच नहीं था। 1870s के दशक तक आते आते एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत जरूरी सवाल हवा में गूंजने लगा। ये देश आखिर है किसका? और इसका जवाब भी उतना ही साफ था। भारत भारतीयों का है और यहाँ के सारे संसाधन भी भारतीयों के लिए ही है। और इसी जवाब से निकला संप्रभु होने का विचार। मतलब सीधा सा हिसाब था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे। कोई बाहरी ताकत हमें ये नहीं बताएगी कि हमारे देश में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। असल में यही तो राष्ट्रवाद की नींव थी। और जानते हैं, इस आग में घी डालने का काम खुद अंग्रेजों ने किया। पहले शस्त्र कानून लाकर भारतीयों से हथियार रखने का हक छीना, फिर वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट से सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने की कोशिश की। और रही सही कसर इल्बर्ट बिल विवाद ने पूरी कर दी, जिसने साफ कर दिया कि अंग्रेजों की नज़र में भारतीय कभी उनके बराबर हो ही नहीं सकते। इन सब घटनाओं ने एक राष्ट्रीय व्यापी संगठन की जरूरत को और भी मजबूत कर दिया। तो इस बढ़ती हुई चेतना और आवाज को एक मंच कैसे मिला? इसका जवाब था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई। ये पहला संगठित राष्ट्रीय स्तर का जवाब था। कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, उन्हें उदारवादी या मॉडरेट कहा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि उनका तरीका लड़ाई का नहीं बल्कि बातचीत और याचिकाओं का था। उन्हें लगता था कि बदलाव धीरे धीरे ही आएगा। तो वो चाहते क्या थे? देखिए, वो पूरी आज़ादी की बात नहीं कर रहे थे। उनकी मांगे थीं कि सरकार में भारतीयों की भी सुनी जाए, सरकारी नौकरियों में बराबरी का मौका मिले, सिविल सर्विस की परीक्षा सिर्फ लंदन में नहीं भारत में भी हो, और हमें बोलने लिखने की आज़ादी मिले। उनके काम करने के तरीके को प्रार्थना की राजनीति भी कहा गया। वो लेख लिखते थे, सरकार को याचिकाएं भेजते थे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि अंग्रेज न्यायपसंद लोग हैं और अगर हम अपनी बात सही तरीके से रखेंगे तो वो जरूर मानेंगे। लेकिन सिर्फ याचिकाओं से बात ज्यादा आगे बढ़ नहीं रही थी, और इसी वजह से कांग्रेस के अंदर ही एक नया ज्यादा जोशीला गुट उभरने लगा। एक ऐसा गुट जिसकी मांग सुधार नहीं बल्कि स्वराज थी। और इस नई सोच के सबसे बड़े चेहरे थे बाल गंगाधर तिलक। इन्हें उग्रवादी या रैडिकल कहा गया, इसलिए नहीं कि वो हिंसा चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में नहीं बल्कि भारत की अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते थे। तो दोनों में फर्क क्या था? बहुत बड़ा। उदारवादी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी चाहते थे, वहीं उग्रवादियों का लक्ष्य था स्वराज, यानी अपना शासन। एक गुट याचिकाओं पर भरोसा कर रहा था तो दूसरा जन संघर्ष और आत्मनिर्भरता की बात कर रहा था। और तिलक का ये नारा तो सबने सुना ही होगा, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस पूरी पीढ़ी की बदलती हुई सोच का ऐलान था। अब बात सुधार की नहीं, हक की थी। अब कहानी में एक बहुत बड़ा एक निर्णायक मोड़ आता है। ये वो वक्त था जब महात्मा गांधी के आने से ये आंदोलन कुछ पढ़े लिखे लोगों से निकलकर देश के कोने कोने तक, आम जनता तक पहुंचने वाला था। इसकी जमीन तैयार हुई 1905 में, जब वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो बस प्रशासनिक सुविधा के लिए है,
पर असली मकसद था फूट डालो और राज करो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस एक फैसले ने नरम दल और गरम दल दोनों को एक साथ एक मंच पर खड़ा कर दिया। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध से जन्मा स्वदेशी आंदोलन। ये पहली बार था जब हजारों लाखों आम भारतीय सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एकजुट होकर एक आवाज में ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वदेशी आंदोलन का तरीका भी बहुत साफ था। ब्रिटिश शासन का विरोध करो, अपने देश में बनी चीजें यानी स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामान का बहिष्कार करो, अपने राष्ट्रीय स्कूल कॉलेज खोलो। मतलब हर स्तर पर आत्मनिर्भर बनने की एक जबरदस्त कोशिश। और फिर 1915 में भारत लौटे महात्मा गांधी। वो अपने साथ दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ एक सफल अहिंसक आंदोलन का अनुभव लेकर आए थे। एक ऐसा तरीका जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। भारत आने के बाद उन्होंने जलियांवाला बाग जैसे क्रूर नरसंहार देखे। ऐसी घटनाओं ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और एक ऐसे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जमीन तैयार कर दी जिसका नेतृत्व गांधी जी करने वाले थे। और अब बात करते हैं गांधी जी के सबसे शक्तिशाली आंदोलनों में से एक की, दांडी मार्च। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये ब्रिटिश शासन की अवज्ञा का प्रतीक बन गई। 240 मील, जरा सोचकर देखिए। गांधी जी और उनके साथी साबरमती आश्रम से दांडी तक 240 मील पैदल चले। क्यों? सिर्फ एक मुट्ठी नमक बनाने के लिए। ये नमक बनाना ब्रिटिश साम्राज्य को एक सीधी चुनौती थी। और ये है वो ऐतिहासिक पल। नमक कितनी साधारण सी चीज है ना, लेकिन अंग्रेजों ने उस पर भी टैक्स लगा रखा था। गांधी जी ने इसी साधारण सी चीज को विरोध का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। एक ऐसा हथियार जिसने देश के हर गरीब, हर आम इंसान को आज़ादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियां अक्सर सबसे साधारण चीजों से ही शुरू होती।